अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.3 जिसका पहला क्वेश्चन है कि द प्लॉट ए बी एंड सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी आल्सो ट्रांसलेट triangle ABC to triangle A dash B dash C dash by translation vector 8i minus 6j। स्टूडेंट उसने ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी का। पहला काम तो ये करना है, इन 3 पॉइंट्स के ज़रिए हमने एक ट्राइंगल बनानी है। जब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली जो है हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। लेकिन दूसरा काम क्या करना है, कहता है ये जो ट्राइंगल बनेगी ए बी सी, इसको ट्रांसलेट करना है, इसको आगे लेकर जाना है। ठीक है जी, किन पॉइंट्स के ज़रिए ए डैश बी डैश सी डैश, इन पॉइंट्स के ज़रिए इसको आगे लेकर जाना है। अब ए डैश बी डैश सी डैश कैसे बनेंगे, उसके लिए उसने ये वेक्टर दिया हुआ है। इस वेक्टर को हम ए में भी, बी में भी, सी में भी, इन तीनों में ऐड करेंगे तो हमारे पास ए डैश बी डैश सी डैश ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इसके ज़रिए जब इन पॉइंट को हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है एक ट्राइंगल बन जाएगी जो ए डैश बी डैश सी डैश है। इसको थोड़ा सा मज़ीद समझें। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक पॉइंट है, उसने कहा जी आप एक पॉइंट बनाएं जिसमें एक्स भी 1 हो और वाई भी 1 हो, तो हमने ये पॉइंट बना लिया। ठीक है जी, अब हमें अगर वो ये वेक्टर दे देता है, आपको वेक्टर का पता ना, जो आई होता है वो एक्स होता है और जो जे होता है ये वाई को जाहिर करता है। तो यहाँ पर भी देख लें, जो पहले वाला है वो एक्स है और दूसरे वाला वाई है। उसने ये अगर बिलफर्ज हमें दे दिया है, ये समझने के लिए है। ठीक है जी, वो कहता है कि इस वेक्टर के ज़रिए ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये इसको हमने आगे बढ़ाना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले में एक्स ऐड करेंगे, ये एक्स का हमें 1 दिया हुआ था, उसमें हम ये 2 ऐड कर लेंगे तो ये x हमारा 3 हो जाएगा। और इसी तरह y में भी हम 2 ऐड कर लेंगे, y भी 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये पॉइंट था ना, तो अब हमारे पास ये बन गया, क्योंकि दोनों में हमने 2 ऐड किया तो दोनों 3 हो गए। तो हमारा ये नेक्स्ट जो है वो पॉइंट बन जाएगा। ये गोया का ट्रांसलेट हो गया, यहाँ से आगे चला गया। ठीक है जी, देखें यहाँ पर x भी 3 है और y भी 3 है। वही काम हमने यहाँ पर करना है। ये पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, इनमें हमने ये वाला वेक्टर ऐड करना है। तो जो नए पॉइंट बनेंगे उसको जब हम उनसे ट्राइंगल बनाएंगे तो गोया कि वो जो नई ट्राइंगल बनेगी वो हमारी ट्रांसलेटेड जो है वो ट्राइंगल होगी। तो इसको हल करते हैं, मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले तो ये देख लें, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं और ट्रांसलेशन का जो वेक्टर दिया हुआ है वो ये है 8i minus 6j। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके साथ जो x वाला है उसके साथ i लगा लें और जो y वाला है उसके साथ j लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसमें से ही हम आई जे को ख़त्म कर दें, पहले वाला एक्स होगा और दूसरे वाला जे होगा। मतलब जो मर्ज़ी कर लें, या इनको क्योंकि एक जैसा बनाना है ना, एक जैसे होंगे तो ऐड होंगे। ठीक है जी, या इनको इन जैसा बना लें या इसको इन जैसा बना लें। तो मैंने ये क्या किया है कि यहाँ से हमने आई और जे ख़त्म करके इसको इन जैसा बना लिया है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। आपको पता है जो भी करेंगे तो पहले वाला एक्स होगा, दूसरे वाला वाई होगा। चाहे आप आई और जे ऐड करें या ना करें, दोनों सूरतों में पहले वाला एक्स है और दूसरे वाला जो है वो जे है। इसको मज़ीद हल करते हैं, आपको मज़ीद जो है वो समझ में आएगी। अब देखें ये जो हमारे पास आया है ना ट्रांसलेटेड वेक्टर 8 और -6, इसको सबसे पहले तो जो है ए का जो पॉइंट है उसमें ऐड करेंगे। देखिए आप कैलकुलेटर पर लिखें -5 और +8, क्योंकि जो x वाला है वो x में ऐड होगा, y वाला y में ऐड होगा। अब पहला x वाला है ना -5, तो कैलकुलेटर पे लिख दें -5 + 8 लिखें तो 3 आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस होती है और बड़ी रकम का साइन लगता है। ठीक है जी, दोबारा ये हमारा 8 में से 5 निकलेगा, 3 आ जाएगा। और ये 4 और -6 लिखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारा ए डैश हो गया। इसी तरह बी डैश का हमने बनाना है। ठीक है जी, तो अब बी का ये वेक्टर दिया हुआ है, उसमें हमने ये वाला जो है ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड करना है। -6 + 8 करें तो 2 आ जाएगा और 1 जो है इसके साथ प्लस करें -6 को तो -5 आ जाएगा। ये हमारे पास बी डैश भी बन जाएगा। इसी तरह सी डैश बनाना है, वो भी हमारे पास ये सी का पॉइंट उसने दिया हुआ है, सी का वेक्टर, इसमें हम ये ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक्स में जो है x ऐड करेंगे, -3 + 8 करेंगे 5 हो जाएगा और ये 1 है। ठीक है जी, 1 में जो है वो प्लस करेंगे -6 तो -5 आ जाएगा। अब सबसे पहला काम तो ये करना है, ये जो उसने पॉइंट्स दिए हुए थे इनको हमने ड्रा कर लेना है। ठीक है जी, स्केल ले लें, स्केल की मदद से अगर आप ड्रा करेंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से और ईजीली बन जाएंगे। अब ये देखें, सबसे पहले तो हमारा ए है ना,
ए में देखिए हमारा x क्या बन रहा है, x हमारा बन रहा है -5, ठीक है जी। x -5 है और जो y है वो 4 बन रहा है, ये हमारा पॉइंट बन रहा है। आप इस पॉइंट को बना लें। फिर दूसरे नंबर पे हमने b का पॉइंट बनाना है। b पॉइंट में हमें जो उसने x दिया है वो -6 दिया है और जो उसने y दिया है वो पॉजिटिव का 1 दिया है। तो ये देखें बिल्कुल स्क्वायर रखेंगे, यहाँ से ये 6 बन रहा है और यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर में जो है y 1 बन रहा है, तो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। इसी तरह ये c का देख लें जिसमें x जो है वो -3 है और जो y है वो 1 है। तो इस तरह ये 3 जब पॉइंट बन जाएंगे तो नेक्स्ट काम क्या करना है, स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, a को b के साथ, फिर b को c के साथ, ठीक है जी। फिर c को जो है आपने स्केल रख के a के साथ मिला लेना है, ठीक है जी। ये आपकी जो है एक ट्राइंगल बन जाएगी। फिर दूसरी ट्राइंगल बनानी है जिसको हमने कहा था a डैश b डैश c डैश, तो वो बना लें। उसमें भी आपके पास पॉइंट्स तो आए हुए हैं ना, a डैश का ये पॉइंट हमने निकाला था, b डैश का ये है, c डैश का ये है, बस इनको बनाएं, ठीक है जी। अब a डैश का हमारे पास क्या था, जिसमें x जो था हमारा 3 था, पॉजिटिव का 3 था और y जो है वो -2 है, तो ये हमारा पॉइंट बन रहा है जहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव 3 है और जो y है वो -2 है, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद b का पॉइंट बना लेते हैं जहाँ पर जो x है वो 2 है और जो y है वो -5 है, ठीक है जी। इसी तरह आपका c बन जाएगा कि ये देखें c में जो x था वो 5 था और जो y है वो -5 है, मतलब दोनों 5 हैं लेकिन जो y है वो माइनस का है और ये वाला पॉजिटिव का 5 है, तो बिल्कुल इसके बराबर रख के ये पॉइंट बना लें। अब इन पॉइंट को आप मिला लेंगे, ठीक है जी, जिस तरह ऊपर आपको मैंने बताया कि ऐसे रख के इसको a को b के साथ, b को फिर c के साथ, फिर c को a के साथ, इनको आपस में मिला लेंगे तो आपकी ये a डैश b डैश c डैश भी ट्राइंगल बन जाएगी। ये वो ट्राइंगल है जो उसने कहा था इसको ट्रांसलेट करें, आगे करें। ये पहले बनी थी, इसको हम ट्रांसलेट करके यहाँ ले आए हैं। नेक्स्ट काम इसमें ये करना है कि हमने जो ट्रांसलेशन की है ना, यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं ना, इनके जो ए पॉइंट है उसको ए के साथ जो है डॉटेड लाइनों के साथ मिला लें, ठीक है जी। ये डॉटेड लाइनें लगाएं जिस तरह मैंने लगाई हैं, तो ये ए का पॉइंट ए के साथ जोड़ें, ये यहाँ पर भी दोनों को आपस में मिला लें। इसी तरह बी को बी के साथ, ये बी है, ये देखें, ठीक है जी, बी जो है ये बी के साथ इस तरह ही इनको आपस में डॉटेड लाइनों के साथ मिला लें। इसी तरह उसके बाद सी है तो सी पे रखें स्केल को, दूसरे सी के साथ मिलाएं तो डॉटेड लाइनों के साथ इनको मिला लें। तो इससे आपको वो जो एग्जामिनर है चेक करने वाला उसको भी समझ में आ जाएगी कि ये ट्राइंगल जो है ट्रांसलेट होकर यहाँ पर आई है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। पहला सवाल अगर समझ आ गया तो अगला तो बहुत ज़्यादा आसान है, बाकी अगर पहले में कोई कमी पेशी है तो वो मज़ीद समझेंगे तो वो भी आपकी कमी पेशी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, क्योंकि वही हैं सारे। यहाँ पर भी देखें जी वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहता है प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी, आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू स्क्वायर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। तो यहाँ पर भी उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहता है इनके ज़रिए जो है स्क्वायर बनाना है। तो फिर उस स्क्वायर को हमने ट्रांसलेट करना है, आगे करना है। वो किस तरह करना है, इन पॉइंट्स के ज़रिए a डैश b डैश c डैश और d डैश के ज़रिए इन जो है वो ये जो स्क्वायर बनेगा इसको हमने आगे लेकर जाना है। तो अब किसके ज़रिए आगे लेकर जाना है, किसको ऐड करना है, ये वेक्टर दिया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे a डैश b डैश c डैश बन जाएंगे। तो सिंपल है, ठीक है जी। सबसे पहले तो उसने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम में जो ट्रांसलेटेड वेक्टर दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया और उसमें से हमने x और y जो है वो अलग करके लिख लिया है, ठीक है जी। आपको पता है पहले वाला x होता है और दूसरे वाला जो होता है वो y होता है, तो उसको x को i से डिनोट करते हैं और जो y है उसको j से, ठीक है जी। अब हमारे पास ट्रांसलेटेड वेक्टर भी आ चुका है। अब हमने ये जो ट्रांसलेटेड वेक्टर है इनको बारी बारी a में भी ऐड करना है, b में भी, c में भी और d में भी, तो करते हैं ऐड। तो अब जो है ये a उसने दिया हुआ था, उसमें हमने ये ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड करना है तो हमारा a डैश बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखें -6 है, +9 करें तो 3 आ जाएगा, -2 + 7 करेंगे 5 आ जाएगा। इसी तरह -6 और +9 करेंगे 3 आ जाएगा, ये b डैश बना रहे हैं, ठीक है। -5 और +7 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह c डैश बनाते हैं, -3 + 9 करेंगे 6 आ जाएगा, -5 और +7 करेंगे, ठीक है जी, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह d डैश जो है वो बनाना है,
-3 + 9 करेंगे तो 6 का आ जाएगा, ये हमारा जो है डी डैश बन रहा है। -2 और +7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश भी आ चुके हैं, और ये हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में दिए हुए थे ए, बी, सी और डी, ये भी हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है, इन पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो ये हमारे पास जो उसने पॉइंट्स दिए हुए थे, जो उसने सवाल में दिए हुए थे, जिसमें ये हमारे पास सारे ही नेगेटिव उसने दिए हुए थे, तो इनको हम जो है वो ड्रा करते हैं। ए उसने हमें दिया था -6, जिसमें ए में जो है x जो है वो -6 है और y जो है वो -2 है। पहला पॉइंट्स ये बन जाएगा। दूसरा हमने b बनाना है। b जो है उसने वो x उसमें जो है -6 है और जो है y उसने जो है -5 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह d का पॉइंट हमने बना लेना है, जिसमें x -3 है, y -2 है। इसी तरह जो है c का पॉइंट्स बना लेना है, ठीक है जी, जिसमें जो है x जो है -3 है और जो y है -5 है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है a, ठीक है जी। पहले a को b के साथ मिला लें, b को c के साथ, c को फिर d के साथ, फिर इस तरह इनको आपस में d को a के साथ मिला लें, ठीक है। इसी तरह a डैश b डैश के आपने पॉइंट्स बनाने हैं। तो a डैश b डैश के ये पॉइंट्स हैं, इनमें पहले a बनाना है, ठीक है जी। a क्या है जी, उसने जो है पॉजिटिव का x जो है वो पॉजिटिव का 3 है और जो y है वो पॉजिटिव का 5 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट्स बनेगा। इसी तरह आपका b पॉइंट्स बन जाएगा, ठीक है जी, जिसमें x जो है वो 3 है, y जो है 2 बन जाएगा। इसी तरह c डैश का बना लेना है, जिसमें जो है x जो है वो c है और जो y है वो 2 है। इसी तरह d बना लेना है। फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर, तो ये हमारा पहले स्क्वायर ये बना था, दूसरा स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में हमने ये जो है ट्रांसलेटेड हमारे पास जो बना है स्क्वायर, इनके पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। तो ऐसे स्क्वायर रखें, a को जो है ए को ए के साथ जो है वो मिला लें, ठीक है जी। ये देखें, ए को ए के साथ मिला लेना है। कोशिश करें डॉटी लाइनों के साथ मिलाएं। मेरे से तो थोड़ी सी वो होगी मिस्टेक, जिस वजह से फिर मैंने ये लाइनें जो हैं गाढ़ी कर ली हैं, ठीक है जी। बाकी ये जो है इसको डॉटी लाइनों के साथ मिला लें। ये डी है, डी को जो है डी के साथ ऐसे मिला लें, ठीक है जी। इनको आप मिलाएंगे बड़ी ईजीली जो है आपका ट्रांसलेटेड जो है वो स्क्वायर भी बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब जो है तीसरा क्वेश्चन है जी, यहाँ पर भी उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है ए बी सी डी, ठीक है जी, टू फॉर्म अ काइट ए बी सी डी and also translate kite a b c d to kite a dash b dash c dash d dash by translation vector 6i - 6j, ठीक है जी। तो उसने ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है इनके ज़रिए काइट बनानी है। जब हम इन पॉइंट्स को जो है ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली काइट बन जाएगी, ठीक है जी। वो पॉइंट्स ही जो बनेंगे वो इसी तरह होंगे, जिससे हमने पिछले 2 पॉइंट्स बनाए हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्क्वायर भी बन गया, ऑटोमेटिकली जो है वो उसने जो यहाँ पर हमें कहा था कि ट्राइंगल, वो भी बन गई। और यहाँ पर भी जब पॉइंट्स को ड्रा करेंगे तो खुद ब खुद ही हमारी जो है काइट्स बन जाएगी। अब हमारे पास जो है ट्रांसलेटेड वेक्टर जो उसने दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 6i और -6j। तो इनमें से जो है हम इसका x को और y को अलग-अलग करके लिख लेते हैं जी, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया, ये x है और ये y है, ठीक है जी। अब ये जो है हमने ए बी सी डी तो उसने दिए हुए हैं, लेकिन हमने ए डैश बी डैश सी डैश बनाने हैं। वही तरीका है, ठीक है जी। ये जो है x वाला x में ऐड करेंगे, y वाला y में ऐड करेंगे, -6 + 6 करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है जी। 3 और -6 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह फिर बी डी डैश बनाएंगे, b का ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, -4 + 6 करेंगे 2 आ जाएगा। 0 और -6 करेंगे तो हमारे पास जो है -6 ही आएगा। इसी तरह ये -2 है, ठीक है जी। इसमें हम ऐड कर लेंगे, -2 में 6 ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ना ये तो सब में ऐड होगा ना। -2 + 6 करेंगे 4 आ जाएगा। 3 -6 करेंगे -3 आ जाएगा। इसी तरह डी डैश बना लेना है। तो अब इनके पॉइंट्स ये हमारे पास ए डैश बी डैश सी डैश तो आ गए हैं। अब इनके पॉइंट्स को ड्रा करना है, ठीक है जी। सबसे पहले वही ए के पॉइंट्स को ड्रा कर लें। देखो ए हमारे पास क्या था, ए में x -6 था और जो y था वो हमारे पास 3 था। ये पहला पॉइंट बन गया। फिर b का पॉइंट बनाना है। b में जो है जो x है वो 4 है और y जो है वो 0 है। आपको पता है ये जो लाइन होती है x एक्सिस होता है, यहाँ पर y 0 होता है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे बनेगा। इसी तरह c बना लेना है, जिसमें x 2 है और y जो है वो 3 है। इसी तरह d बना लेना है, तो d का आपका ये पॉइंट बनेगा, जिसमें आपका x -4 है और जो y है वो +4 है, ठीक है जी। अब इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लें, a को b के साथ, b को c के साथ, फिर जो है c को d के साथ, d को a के साथ, तो ये आपकी काइट्स बन जाएगी। अगर मज़ीद इसको आप बनाना चाहें
चाहें तो आप इसको मज़ीद भी मिला सकते हैं, डी को बी के साथ मिला लें, लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है। ठीक है जी, इस तरह ये तो नहीं, आपके तो असल में ये पॉइंट बने हैं, ये और ये। ठीक है जी, लेकिन अगर आप मिलाना चाहें डी को बी के साथ और फिर इन दोनों को आपस में, तो ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट आपकी काइट बन जाएगी। अब ये हमारे पॉइंट्स जो उसने दिए थे वो बन गए हैं। अब इसको ट्रांसलेट करके ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बनाना है, तो बनाते हैं। हमारा सबसे पहले ए का है, ए का देख लें, वो तो उसने बताया हुआ है, उसमें एक्स जो है वो -3 है और वाई जो है वो 0, जो वाई है वो हमारा -3 है, एक्स 0 है। एक्स आपको पता है यहाँ पर जो है वो 0 होता है, ये पूरी जो वाई एक्सिस है यहाँ पर जो है एक्स जो है वो 0 होगा। तो y की वैल्यू उसने बताई हुई है -3, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। दूसरा जो है ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख लें, आपका x जो है वो 2 बनेगा पॉजिटिव का, और जो y है वो -6 बनेगा। इसी तरह आपने c का पॉइंट बना लेना है, इस तरह जो है स्केल रख के, जहाँ पर x जो है आपका 4 है और जो y है वो -3 है। इसी तरह d का आपने पॉइंट बना लेना है, फिर इनको आपस में मिला लें, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, फिर डी को ए के साथ। ये दरमियान वाले भी मिलाने हैं तो मिला लें, तो आपकी जो है करेक्ट जो है वो बन जाएगी, काइट बन जाएगी। अब नेक्स्ट काम वही करना है कि इनके जो पॉइंट्स हैं इनको मिला लेना है। ये ए का पॉइंट था, ये डैश का, और ये ए का पॉइंट है, ए को ए डैश के साथ मिला लें। ठीक है, इसी तरह बी को बी डैश के साथ मिला लें, डॉटी लाइनों के साथ। ठीक है, इसी तरह डी को जो है डी डैश के साथ, और सी को सी डैश के साथ मिला लें, तो ये आपकी जो है ट्रांसलेटेड जो है वो काइट बन जाएगी, पतंग बन जाएगी। तो नेक्स्ट सवाल हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड डी आर दिस respectively. Find the coordinate of C by using vector method if A B C D is a parallelogram. तो कहता है ये जो है वो दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट ए बी और डी के। ठीक है जी, ये पहला ए का है, ये बी का है, ये डी का है, लेकिन ये सी का उसने कोऑर्डिनेट नहीं दिया। कहता है ये सी का जो कोऑर्डिनेट है ये हमने खुद फाइंड करना है, और फाइंड किस तरह करना है, वेक्टर मेथड से फाइंड करना है। और बताया है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये पैरेललोग्राम के हैं। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी अपोजिट जो दोनों साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है जी, ए से बी और डी से सी, ये दोनों जो वेक्टर हैं आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगे। तो अब हमें ये बाकी चीज़ें तो बता दी हैं, हमने सिर्फ जो है वो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो वेक्टर निकालेंगे, ए से बी का वेक्टर निकालेंगे, फिर डी से सी का वेक्टर निकालेंगे। तो हमें फिर जो है जब ये वेक्टर हमें मिल जाएंगे तो हमें सी का कोऑर्डिनेट हासिल करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास ए है, ये बी है। आपको पता है वेक्टर का आपने तरीका 6.1 में पढ़ा हुआ है कि x2, ये देखें ये x1 होता है, ये y1 होता है। पहला आपको पता है पक्का x होता है, दूसरा पक्का y होता है, और यहाँ पर ये जो है x2 होगा ये भी x ही, ये x होगा, ये y, और इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो करना क्या होता है, x2 में से x1 को माइनस करना होता है। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, आपने 6.1 में पढ़ा है। ठीक है जी, x2 में से x1 को माइनस करते हैं और y2 में से y1 को माइनस करते हैं। तो आप इस फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते हैं, और मैंने जिस तरह किया है ये ज़्यादा आसान तरीका है। ये देखिए, हमने ए बी का वेक्टर जो है फाइंड करना था, ए बी का साइन लगाएं। देखो ये वाले x2 और y2 वाली रकमें हैं ना, इसको मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है जी, और ये वाली जो ए वाली है इसको बाद में लिख दिया है, यानी कि जो यहाँ पर बाद में है उसको पहले लिख दिया है, जो पहले है उसको बाद में लिख दिया है, क्योंकि असल में हमने इसमें से इसको माइनस करना होता है ना। तो ये इस तरह करेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, और 3 में से 2 करेंगे तो जो है 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब सी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं है ना कि कौन से हैं, हमने खुद से फ़र्ज़ कर लिया है एक्स और वाई हैं। ठीक है जी, आपको पता ना पहला एक्स होता है दूसरा वाई। अब हमने क्या है, डी सी वेक्टर फाइंड करना है ना, ये वाला। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको पता है ये जो है आपका x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर देख लेना कि जो d वाला है ना, जिसको पहले आना चाहिए उसको हमने बाद में लिख दिया, और ये वाला पहले लिख दिया, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ, ऊपर भी मैंने बताया है कि x2 में से, ठीक है जी, यहाँ पर जो x2 है उसमें से x1 को माइनस करना होता है, ये हमारा x2 बनेगा ना, क्योंकि जो बाद में आता है ना वो x2 बनता है और वही y2 बनता है। ठीक है जी, इसके जो पॉइंट है ना सी के, यानी कि ये हमारा x2 बनेगा और ये जो है ये y2 बनेगा। अब इसमें से हमने माइनस करना है। ठीक है जी,
जो है डी वाले पॉइंट्स को, तो बजाय इसके कि हम इसको इस फार्मूले से लंबे प्रोसेस से करें, सिंपली हम कर लेते हैं कि ये जो सी वाला है ये मैंने पहले लिख दिया, डी वाला बाद में लिख दिया। अब देखें एक्स में से एक्स को माइनस करना है, एक्स में से 2 को करेंगे, हल तो होंगे नहीं, ये वैसे ही आ जाएंगे। वाई में से 8 को करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएंगे। अब हमें ये तो पता है कि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में ए बी का वेक्टर बराबर होगा डी सी के वेक्टर के, ये लिख भी दिया है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो फिर क्या होगा, जो डी सी का वेक्टर है वो ए बी के बराबर है, तो हम लिखते हैं डी सी के जो वैल्यू हमारे पास वेक्टर आया है वो ये आया है, और ए बी का वेक्टर हमने ऊपर ये जो निकाला है तो वो ये लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों जब डी सी ए बी के इक्वल है ये दोनों वेक्टर, तो उसके जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, जो वेक्टर आए हैं वो भी बराबर होंगे। तो बस अब सिंपल है, एक्स माइनस 2 को 5 के इक्वल रखें क्योंकि एक्स एक्स के बराबर आएगा, ये मैंने रख लिया। वाई माइनस 8 को जो है ये वाई जो है यहाँ पर पॉइंट उसके बराबर रखें जो कि 1 है, तो उसके बराबर रखें। अब जो है एक्स को अकेला कर लें, ये 2 जो है यहाँ पर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 8 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो c का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स आर वेक्टर AB इक्वल 6i प्लस 2j, वेक्टर DC इक्वल -6i माइनस 2j, show that the opposite side are equal in magnitude and parallel by using vector। स्टूडेंट उसने कहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसके हमें उसने जो है ये 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और दूसरी चीज़ ये जो वेक्टर हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है जी। तो अब हम ये जो है इसके मैग्नीट्यूड को सबसे पहले जो है वो फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता है, जो पहला जो है वो एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो पहली टर्म का भी स्क्वेयर ले लेंगे 6 का भी, और 2 का भी स्क्वेयर ले लेंगे। 6 का स्क्वेयर लेंगे 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर लेंगे 4 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब आपको पता है 40 को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप डिवाइड करें तो ये चीज़ बन जाएगी। बाज़ कैलकुलेटर जो अच्छे वाले हैं जिस तरह कैसियो के, उस पर आप ये लिखेंगे, ठीक है जी, √40, वो खुद ही आपको ये जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप इसको जो है इस तरह भी हल करें तो ये बड़ा इजी है। 40 को 2 पे डिवाइड करें 20 आ जाएगा, 20 को डिवाइड करें तो फिर 10 आ जाएगा। ये देखो 2, ये 2 2 आ गए हैं, इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है जी। ये 2 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर रह जाएगा। ठीक है जी। तो पहले ये इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है जी। तो जिस तरह आपको ईजी लगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास से एक जो है ए बी वेक्टर का आ चुका है मैग्नीट्यूड। अब डी सी वेक्टर जो उसने दिया था इसका मैग्नीट्यूड लेना है, वही एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर लेना है, और यहाँ पर आपको पता है माइनस है, स्क्वायर लेने से माइनस खत्म हो जाता है। 6 का वही 36 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो √40 आएगा, और इसकी जगह पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि 2√10। ठीक है जी। अब देखें आपका पहला भी जो है वेक्टर ए बी सी का मैग्नीट्यूड और डी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ चुका है। आप लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें। आप कह दें कि ये प्रूव हो चुकी है पहली चीज़ के जो वेक्टर ए बी है ये मैग्नीट्यूड का जो है साइन होता है कि जो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है डी सी वेक्टर डी सी के मैग्नीट्यूड के। तो पहली चीज़ जो उसने कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो तो फाइंड हो चुका है, वो प्रूव हो चुका है कि उसने कहा था ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है, तो इक्वल प्रूव हो चुका है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि ये बताना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो हम डी सी वेक्टर को लेते हैं, ये डी सी का वेक्टर है। ठीक है जी। यहाँ से हम जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 6i जो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 2j भी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोबारा साइन ये चेंज हो सकते हैं। अब ये देखें अगर हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वेक्टर है ये एग्जैक्ट ए बी वेक्टर है, देखें वो भी हमारे पास यही था 6i और 2j। ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट वही है, तो हम ये 6i प्लस 2j की जगह ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब देखें बाहर माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर ए बी वेक्टर आ चुका है। अब देखें अगर हम ए बी वेक्टर को, ये वाला जो ए बी वेक्टर है इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें डी सी वेक्टर दोबारा मिल सकता है। ठीक है नहीं, देखो ना माइनस कॉमन लिया था, जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोबारा ये वेक्टर डीसी मिल जाएगा। तो गोया के जो डीसी है ये ए बी का मल्टीपल है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है
अगर कोई भी वेक्टर दूसरे का मल्टीपल बन जाए तो वो पैरेलल होते हैं। तो बस आप लिख दें DC एंड AB आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, लिहाजा ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है जी। तो यहाँ पर भी उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता है A, B एंड C फॉर्म अ ट्राइंगल, चेक वेदर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर उसने हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, कहता है कि ये ट्राइंगल के मैग्नीट्यूड हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल होगी ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो करना किस तरह है जी? कहता है पहले वेक्टर बना के उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है जी। अगर मैग्नीट्यूड दो साइडों का बराबर आ जाए तो गोया कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, क्योंकि उसकी दो साइडें बराबर होंगी। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम AB का वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये A है, ये B है। आपको पता है कि ये देखो ना, AB का करना है तो ये हमारे पास x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। और आपको पता है x2 में से x1 को माइनस करना होता है, y2 में से y1 को माइनस करना होता है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 2 करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके साथ हमने x के साथ जो होता है i लिखना होता है, और जो y का कोऑर्डिनेट वो जो y होता है पॉइंट उसके साथ j लिखना होता है। तो हमारा ये वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह हमने जो है BC फाइंड करना है। आपको पता है जो C है उसको पहले लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर 3 के साथ I लिख दें और 4 के साथ J लिख दें। ठीक है जी। ये आपका जो है BC वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह AC वेक्टर बना लेना है। ये आपका जो है ये C है और ये A है, क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं ये x2 बन रहा है, ये y2 बन रहा है। इसमें से x1 और y1 को माइनस करना है। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। आप 6 के साथ I लिख दें, 0 के साथ J लिख दें, ये आपका AC वेक्टर बन जाएगा। अब जो है ये जो वेक्टर हमारे पास बने हैं इनका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। सबसे पहले AB का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड का आपको पता है x वाली का भी स्क्वायर लेना होता है, y वाली का भी स्क्वायर लेना होता है। दोनों पॉइंट्स का स्क्वायर लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर जो है 9 और 4 का 16, दोनों को ऐड करेंगे 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब BC वेक्टर है, इसका भी जो है मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का ये साइन है। ठीक है जी। अब 3 का भी स्क्वायर, 4 का -4 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस ही, क्योंकि स्क्वायर की वजह माइनस खत्म हो जाता है। ये भी 9 और 16 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट लेने से 5 हमारे पास आ जाएगा। अब ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो चुकी है, क्योंकि AB का जो मैग्नीट्यूड है वो BC के इक्वल आ रहा है। तो अब ये साबित हो चुका है कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लेकिन फिर भी तीसरा करना है। ठीक है जी। वेक्टर को जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ताकि तीसरा जो है क्योंकि उसको इसके बराबर नहीं आना चाहिए, दो साइडें सिर्फ बराबर होनी चाहिए। अब ये लेते हैं पहली, ये इसका भी हमने लिया स्क्वायर लिया। 6 का स्क्वायर जो है वो वैसे ही मैंने नीचे लिख दिया, क्योंकि 0 का स्क्वायर लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 6 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा। तो AC का जो वेक्टर है, ठीक है जी, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों से अलहदा आया है और इन दोनों का सेम आया है। तो लिहाजा हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर AB का वो इक्वल है BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब जब दो साइडें बराबर आ चुकी हैं तो ये प्रूव हो चुका है ये जो ट्राइंगल है ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें बराबर होती हैं, दो वेक्टर बराबर होते हैं। अब जो है ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन है। कहता है यूज वेक्टर टू शो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। वेयर द पॉइंट्स PQR एंड S हैव कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, दिस वन रिस्पेक्टिवली। तो ये उसने जो है PQRS के जो है उसने ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और कहता है कि ये प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये किसी पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है जी। तो अब ये देखें पैरेललोग्राम में मैं बता चुका हूँ कि अपोजिट जो दो साइडें हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। PQ आपस में PQ जो है SR के इक्वल होगा और PS जो है वो QR के इक्वल होगा। तो अब हम इसका जो है वो वेक्टर लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर तो वेक्टर इसके सेम आ जाते हैं दो साइडों के तो इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। वेक्टर हमने सबसे पहले लेते हैं PQ का। आपको पता है ये Q वाला पहले आएगा क्योंकि ये x2 और ये y2 बनेगा, ये x1 और y1 बनेगा। तो बस इसके वेक्टर लेते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2 में से 2 करेंगे तो 0। तो अब 4 के साथ जो है I लिख देना है, 0 के साथ J लिख देना है। ठीक है जी। क्योंकि x वाला जो होता है y होता है और जो y होता है वो J होता है। ठीक है जी। अब SR जो है इसका भी हम
हमने वो ले लेना है, ठीक है जी। इसका भी वेक्टर जो है वो हासिल कर लेना है। वही 7 में से 3 को माइनस करेंगे, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे पॉइंट। अब 4 के साथ आई लिख देना है, प्लस लगाएं और 0 के साथ जे लिख दें, ठीक है जी। अब ये दो साइडें बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। ये हमारे पास पी क्यू और एस आर बराबर आ चुके हैं, तो लिख दें पी क्यू जो है इक्वल है एस आर के। तो ये दो साइडें आ गई हैं। अब दूसरी दो साइडों को भी प्रूव करना है कि वो भी इक्वल है। अब यहाँ पर भी हम वेक्टर लेते हैं, क्यू आर का वेक्टर लेते हैं, ठीक है जी। ये क्यू का है, ये जो है ये आर वाला है, ठीक है जी। आर के कोऑर्डिनेट हैं और ये जो है ये हमारे पास जो है ये क्यू के कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि जो बाद वाला है वो पहले लिखते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास x2 बन रहा है, ये y2, उसमें से माइनस करना है x1 और y1 को। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, ठीक है जी। अब जो है ये 2 के साथ i लिख देना है, प्लस लगाएं 4 के साथ j लिख दें। इसी तरह पी एस के जो है वो वेक्टर फाइंड करना है, तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये पहले के साथ आई लिख देना है, दूसरे के साथ जो है वो जे लिख देना है। तो हमारे पास जो है क्यू आर भी जो है वो इक्वल आ चुका है पी एस के, ठीक है जी। तो अब ये जो है हमारे पास प्रूव हो चुका है, क्योंकि दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। ये जो है एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो है दो साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब जो है हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, कहता है यूज वेक्टर टू शो दैट ट्राइएंगल XYZ इज एन isosceles triangle where the points XYZ have the coordinate this one respectively। अब करना क्या है जी, कहना फाइंडिंग वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। अब ये जो है हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो उसने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जिस ट्राइएंगल के, उसने बता दिया है कि ये ट्राइएंगल के हैं, ये जिस ट्राइएंगल के कोऑर्डिनेट हैं वो ट्राइएंगल एक सोसलेस ट्राइएंगल है। सोसलेस का हम पढ़ चुके हैं, जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। अब हम इसके, उसने कहा कि वेक्टर भी फाइंड करने हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो अब इसके हम वेक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई का करते हैं। तो ये वाला y है, ये वाला x है, तो 2 में से 0 गया तो 2 ही आया, 0 में से 0 गया तो फिर भी 0 आया, ठीक है जी। ये 2 के साथ i और 0 के साथ j लगा दें, ये हमारा x y जो है वो आ चुका है वेक्टर। अब जो है y z का जो है हमने फाइंड करना है, वो भी यहाँ पर भी वैसे ही है। ये z वाला है और ये हमारे पास जो है ये y वाला है, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है ये x2 बनेगा और ये y2, उसमें से ये x1 और y1 ने माइनस होना है। तो 1 में से 2 माइनस करेंगे, -1, 3 में से 0 करेंगे, 3 आएगा तो इसके साथ जो है i लिख देना है, प्लस लगाएंगे j इसके साथ लिख देंगे, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट टाइम में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेरिएबल है उसके साथ आमतौर पर जो है 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है जी। आप लिख दें तब भी ठीक है, नहीं लिखते तब भी ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है एक्स जेड का जो है वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है जी। वही ये जो है आपका जेड है, ये आपके पास एक्स है, तो 1 में से 0 करेंगे तो 1 नहीं, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 हुई, ठीक है जी। 1 के साथ भी आई, 3 के साथ जो है जे लिख दें। अब ये जो हमारे पास वेक्टर आए हैं, अब हमने इसका इनके मैग्नीट्यूड लेने हैं। जिनके मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगे, तो अगर तो दो साइडों के सेम आ गए तो फिर प्रूव हो जाएगा हमारी जो ट्राइएंगल है वो सोसलेस ट्राइएंगल है। तो पहले जो हमारे पास वेक्टर आया था x और y, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये जो पहले वाला है, तो पहला ये वाला x है, ये y है। आपको पता है मैग्नीट्यूड में पहली x का भी स्क्वायर होता है और y का भी स्क्वायर होता है, तो दोनों का स्क्वायर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही, 2 का स्क्वायर वैसे ही स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 2 आ जाएगा। और दूसरा y z है, पहली टर्म का भी स्क्वायर, दूसरी का भी। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। फिर जो x और z का लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, दोनों को ऐड करेंगे 10। अब देखें हमारे पास y और z, x और z ये दो साइडें बराबर आ चुकी हैं। तो आप लिख दें, सिंस ये प्रूव हो चुका है वेक्टर y z का जो वो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है x z वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो आप फिर लिख दें कि ये जो ट्राइएंगल x y z है ये एक सोसलेस ट्राइएंगल है, ठीक है जी। अब 9 क्वेश्चन है जी, इसको हल करते हैं। कहता अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v naught 10i plus 20j। the horizontal component is in the x direction and gravity g equal to 0i minus 10j। find maximum height and horizontal range। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। v naught की जो इनिशियल वेलोसिटी है
वेक्टर वेलोसिटी है उसका ये दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, और जी की ये वैल्यू दी हुई है। अब इसको समझें, कहते हैं एक बाल है, आपने यहाँ से ये हिट की है, ठीक है जी। आपने जब बाल को हिट करेंगे, देखो वो बाल जो है पहले कुछ थोड़ा सा ऊपर को जाएगी, फिर वो वापस आकर नीचे गिरेगी। ये जो इस डायरेक्शन में बाल ने जाना है, वो बाल जाएगी कहाँ पे, एक्स एक्सिस की तरफ ये बाल जो है वो जाएगी, जिसको आप ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल साइड है, ठीक है जी। तो क्योंकि इस साइड पे जो एक्स एक्सिस जो होता है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और बाल ने कुछ ऊपर भी जाना है ना, बाल ऊपर हो गए फिर जो है नीचे की तरफ जाएगी, जो ऊपर वाली साइड पे वाई वाली साइड पे जाएगी उसको जो है आप, जो वाई वाला जो कंपोनेंट है उसको वो आप कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट है, ये आपका जो है वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है जी। अब जो चीज़ें उसने दी हुई हैं, अब जो पहली चीज़ तो फाइंड करनी है कि मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी, यानी कि वो ऊपर कितनी गई है, मैक्सिमम कितना ऊंचा गई है। फिर दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ये जो डिस्टेंस है, एक्स का डिस्टेंस उसने कितना तय किया, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें उसने दी हुई हैं, ये वी नॉट का वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, जो एक्स वाला है, आपको पता है जहाँ पर आई होता है वो एक्स को जाहिर करता है, तो वी नॉट एक्स जो है वो 10 हो जाएगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी वाई वाली साइड है, जिसको वी नॉट वाई से जाहिर किया जा सकता है, जो 20 जो है उसने दिया हुआ है, 20 जे जो है, असल में जो 20 है जे जो है वो वाई को जाहिर करता है, तो वो 20 हो जाएगा। ग्रेविटी उसने 10 दी हुई है। अब मैक्सिमम हाइट का सिंपली फार्मूला लगाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें वी नॉट वाई की जो वैल्यू है ये 20, वो पुट करें, उसका स्क्वायर लेना है। फार्मूला क्या है कि वी नॉट वाई का स्क्वायर है, डिवाइड करना है 2g से, ठीक है जी। आप वी नॉट वाई की वैल्यू 20 है वो लगाएं और उसका स्क्वायर ले लें, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा। अब g की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 लगाएं g की जगह पे, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। 400 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ये मीटर है, लाजमी बात है, ये मीटर में ही वो डिस्टेंस जो है वो तय करती है, क्योंकि किलोमीटर तो हो नहीं सकता, ठीक है जी। और सेंटीमीटर भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है जी। मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वही लिख देंगे, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो है उसने कहा था हॉरिजॉन्टल जो है वो रेंज को फाइंड करना है, मतलब एक्स की तरफ उसने जो है वो कितना फासला तय किया है, ठीक है जी। ये आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का फार्मूला, जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है वेलोसिटी यानी स्पीड जो है मल्टीप्लाई टाइम के, ठीक है जी। अब वेलोसिटी की तो हमारे पास है जो उसने दी हुई है, ठीक है जी, जो है वो 10 दी हुई है, जो एक्स की तरफ जो है वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो वो जो है उसने टाइम नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है जी। तो टाइम हम सबसे पहले टाइम फाइंड करेंगे, तब हम जो है इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो रकमें पुट करके हम एक्स की हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हम फाइंड कर सकेंगे। तो टाइम का ये वाला फार्मूला है 2v नॉट वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। v नॉट वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 20, वो पुट करेंगे, और 2 फार्मूले का वैसे ही, और g की वैल्यू 10 है, ठीक है जी। 20 को आप जो है ये 2 पे के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, तो 10 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। 4 यकीनी बात है ये सेकंड, क्योंकि जो बाल है वो सेकंड ही होते हैं जिसमें वो ऊपर जाती है और आगे गिरती है, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास टाइम आ चुका है। अब हमने ये जो है इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, vx के साथ जो वेलोसिटी जो स्पीड दी हुई है उसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 सेकंड आया है। vx की तो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में उसने दी हुई है 10, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। उसने हमें दिया तो नहीं है यूनिट, लेकिन लाजमी बात है ये मीटर ही होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो x की वैल्यू है, जो उसने कहा हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो हमारे पास 40 मीटर निकल आएगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से आसान से क्वेश्चन है। कहता है कि एक कार है, ठीक है जी, आ कार एंटर अ लूप, एक कार जो है एक लूप में एंटर होती है विद वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू 30j एंड एग्जिट विद वेलोसिटी v 30i, व्हाट इज द चेंज इन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है जी। तो अब कहता है एक कार है, लूप होता है कि जहाँ से आप कोई चीज़ को शुरू करते हैं वहाँ पे आप एंड हो जाते हैं, ठीक है, जिसको आप सर्कल भी कह सकते हैं। कहता है एक कार है
जो इस जो है वेक्टर वेलोसिटी के साथ एंटर होती है लूप में। अब ये जो जे है ना, ये वाई को जाहिर करता है कि मतलब जो है आपका वाई एक्सिस से वो कार जो है आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है जी। और उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो 30 जे है, ठीक है जी। इस स्पीड के साथ वो एंटर होती है और फिर क्या होता है कि वो बाहर निकल जाती है इस वेलोसिटी के साथ। जिस वेलोसिटी के साथ वो निकलती है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है जी। 30 आई है, मतलब यहाँ से कार एंटर हुई, यहाँ से आकर वो बाहर निकल गई। अब हमने करना क्या है कि व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो अब जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसकी जो स्पीड है, उसमें कितना चेंज आया, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो कार है वो लूप के अंदर ये इस वेलोसिटी के साथ एंटर होती है, ये ठीक है जी 30 जे के साथ, और निकलती किसके है, 30 आई के साथ निकल जाती है, ठीक है जी। अब डेल्टा वी क्या है, मतलब क्या है कि उसमें चेंजिंग कितनी आई है। फ़र्ज़ करें एक कार है, वो 40 की वेलोसिटी के साथ सफ़र तय कर रही है, 40 की स्पीड है उसकी इनिशियल स्पीड। अब वो है अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, 100 तक ले जाती है। अब हमें कोई पूछता है कि चेंजिंग कितनी आई है, तो हम क्या करेंगे, जिस स्पीड पे वो अभी है, यानी अभी वो 100 की स्पीड में है, बाद की स्पीड क्या है, 100 है, 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारा 60 आंसर आया है, ये क्या है, चेंजिंग कि मतलब चेंजिंग आई कितनी है। तो वही काम हमने यहाँ पर करना है। उसने कहा है कि चेंजिंग कितनी आई है, तो वही हमने जो बाद वाली वेलोसिटी है उसमें से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस कर लेना है, तो हमारे पास चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है जी। तो वी डैश में से आपने वी को जो है वो माइनस कर लेना है, क्योंकि ये बाद वाली वेलोसिटी जो है हमारे पास 30 आई है और उसमें से हमने पहले वाली जो वेलोसिटी है 30 जे को माइनस कर लेना है, ठीक है जी। हमारे पास डेल्टा वी जो जिसको हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वो आ जाएगा। अब ये मज़ीद हल नहीं होगा, बस यही आंसर है, बहुत आसान है, ठीक है जी। दूसरे में से पहले वाले को सिर्फ माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसको सॉल्व भी नहीं करना, वैसे ही लिख देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इससे मिलता जुलता, या हल करेंगे तो मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। कहता है एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड जो कि 20 आई है एंड देयर इज़ अ क्रॉस विंड वो है 50 जे, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। कहता है एक एरोप्लेन है, एक जहाज़ है जिसकी जो स्पीड है, ये वीपी जो है ना, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, ठीक है जी। वो जहाज़ की जो स्पीड है वो 20 आई है, ठीक है जी। और जो है उसको जो ये फ़र्ज़ कर लें ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि आई का मतलब है कि एक्स एक्सिस की तरफ है। और उसको जो विंड आके टकरा रही है ना, हवा टकरा रही है, वो क्या है, जो है 50 जे है, वो यहाँ से आकर टकरा रही है। अब करना क्या है, दो चीज़ें कहता फाइंड करनी है। एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो आ जाएगी, ठीक है जी। ये दिया हुआ है VP 20 है, VW 50 जे है, और जो है VR हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। बस इन दोनों को ऐड कर दें, VP प्लस VW, ठीक है जी। दोनों ऐड हो गए, पहला तो चीज़ मिल गई ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का आपको पता है कि x का भी हमने स्केल लेना होता है, y का भी स्केल लेना होता है। x 20 है, y जो है 50 है, दोनों का स्केल ले लें। 20 का लेंगे 400, इसका लेंगे 2500, इन दोनों को ऐड करेंगे 2900 हो जाएगा। फिर इसका स्केल रूट जो है कैलकुलेटर से ले लेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। यकीनन आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी मुत्तला करें ताकि उनको भी फ़ायदा